नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीसीटी टेस्ट का, जिसमें 46 से लेकर के 60 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और 69 से लेकर के 90 क्वेश्चन हमारे रिस्पेक्टेड स्वप्निल सर डिस्कस करेंगे। तो पेपर आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत ही अच्छा पेपर बना है। तो आई होप आप सभी लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा, अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, ठीक है ना। तो आइए पेपर डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले जो हम लोग का स्लोगन है मिशन नीट 2026 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह सर के निर्देशानुसार इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 46 का क्या दिया हुआ है, मैचिंग का कॉलम, मैचिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए लिस्ट फर्स्ट में और लिस्ट सेकंड में, तो देखो यहाँ पे क्या दिया, स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर द हाइड्रोजन की बात करेंगे और स्पेक्ट्रल रीजन की बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं लाइमन सीरीज की बात करेंगे। तो लाइमन सीरीज क्या होता है बताइए, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाए जाते हैं। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाए जाते हैं। बामर सीरीज की बात करेंगे तो विजुअल रीजन में पाए जाते हैं। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये और ये तो दोनों कट गए। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये और ये हो सकता है। लेकिन बी का क्या दिया है, फोर्थ दिया हुआ, इसका मतलब क्या होगा आपका, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का पासन की बात करेंगे तो इंफ्रारेड होता है, और फुंस की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, इंफ्रारेड। और हम्फ्री की बात करेंगे तो क्या होता है, फार इंफ्रारेड होता है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग 47। देखिए 47 में क्या दिया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन स्टेशनरी स्टेट इज क्या होता है आपका, क्वांटाइज्ड होता है। तो एकदम सही है। हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो बोहर मॉडल में बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए कि किसी स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो आपका क्या होगा, आपका एकदम आपका सही है, ठीक है ना। दूसरी बात करें हम लोग क्या, स्टेटमेंट सेकेंड की, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट वायलेट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब देखिए, बोहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अवधारणा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के का उल्लंघन करती है। इसका मतलब क्या, ये भी आपका क्या है, सही है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड दोनों आपके सही होंगे, ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग 48 का। तो देखिए 48 में क्या दिया हुआ है, which transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the warmer type of transition from n is equal to 4 to n is equal to 2 for the He+. He+ का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब हाइड्रोजन लाइट। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है, RZ² ब्रैकेट में 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। इसी के थ्रू हम लोग करेंगे। ये मेन हमारा एक क्या होता है, फार्मूला होता है। अब हम लोग बात करें 1/λ किसके लिए, He+ की बात करते हैं तो क्या होगा R। और यहाँ पे हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1/N1 लोअर एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा आपका 4 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 1/λ He+ इज इक्वल टू 4R। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 तो 4 - 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर सकते हैं 3/16। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4R इंटू 3 क्या होगा 16, तो काट दीजिए यहाँ पे 4 चौका 16, इसका मतलब क्या होगा 3R/4। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो 1/λ हाइड्रोजन इज इक्वल टू R, और Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल ब्रैकेट में 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया, देखो सेम वेवलेंथ की बात किया, किसकी बात किया है, सेम वेवलेंथ की बात किया है। इसका मतलब क्या होगा, λ H इज इक्वल टू λ He+।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3r/4 इज इक्वल टू यहाँ पे r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। r से r कट जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3/4। अब आपको देखना है कि यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू इसमें सॉल्व करके देखना है किसकी वैल्यू यहाँ पे इसके बराबर होगी। तो देखो भैया, अगर फर्स्ट की बात करें हम लोग तो 1/λ इज इक्वल टू r z, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू क्या होगा r, क्या होगा आपका 3/4। तो यही क्या होगा, देखो यहाँ पे 3/4 इसके लिए भी हो, 3/4 यहाँ पर भी हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए बात करनी है कि हमको 1/λ की वैल्यू किसकी बराबर हो जाएगी, 1/n1 माइनस 1/n2 3/4 के बराबर होगा। तो यही क्या होगा आपका यहाँ पे n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की 49। देखिए 49 में क्या दिया हुआ, इफ द रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज r3 एंड द रेडियस ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट इज r4 देन। तो हम लोग जानते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड क्या होता है एंगस्ट्रॉन होता है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो r n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा r3 की बात करेंगे तो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर, और r4 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे r4/r3 इज इक्वल टू यहाँ पे 16/9। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं r4 इज इक्वल टू 16/9 r3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा r4 इज इक्वल टू 16/9 r3। r4 इज इक्वल टू 16/9 r3, यही सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 50 नंबर। देखो 50 में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विद स्टेशनरी प्रिसिशियस बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ एन पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ देखो क्या दिया हुआ आपका है कि अगर हम लोग बात करें किसी कण के रैखिक संवेग और स्थिति संवेग दोनों को एक ढंग से एक साथ निर्दिष्ट करना असंभव है, यही क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना। दूसरा देखो क्या दिया हुआ आपका, इफ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम आर इक्वल, दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब देन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा p कर दिया है। इसका मतलब डेल्टा p का स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है h/4π। तो क्या लिख सकते हैं h/4π लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v होता है, स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू h/4π हो जाएगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है डेल्टा v, तो डेल्टा v स्क्वायर इज इक्वल टू h/4π डेल्टा m स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/π रूट में हो जाएगा इंटू 1/2m हो जाएगा। तो देख सकते हैं h/π 1/2m एकदम आपका सही है। इसका मतलब क्या होगा आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड दोनों आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे सही हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो दिया हुआ है क्या दोनों सही है, यहाँ आर क्या इनकरेक्ट लिखा है। ठीक ना। तो देखो लिखा हुआ है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड क्या होंगे आपके करेक्ट, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग 51। देखो 51 में क्या दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9
तो एटॉमिक नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें तो फ्लोरीन होता है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। तो इसको हम लोग ऐसे लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p5, 5 4 9 हो गया। अब क्या दिया हुआ है, देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन फॉर विच ms इज इक्वल टू +1/2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन फॉर विच ms इज इक्वल टू -1/2। एकदम सही है। यहाँ s सब सेल की बात करेंगे तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और p सब सेल में 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। तो अगर ऊपर वाले को हम लोग क्या मान ले +1/2, तो नीचे वाले को हमको क्या मानना पड़ेगा, -1/2। तो प्लस वाले और ऊपर वाले को मान लिया हमने, तो 1 2 3 4 5, इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएंगे, और नीचे वाले क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, मतलब 4। इतने में आपका क्या है, ये आपका सही है। देखो क्या लिखा हुआ आपका इसमें, उसके बाद देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन 2pz, क्या लिखा है pz ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे हम ये देखो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसका मतलब इसको px py pz किसी को हम मान सकते हैं। तो अगर px pyz किसी को अगर हम लोग मानेंगे तो यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि pz में ही 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपका गलत हो गया। हम अपनी सुविधा के रिगार्डिंग px py pz मानते हैं, लेकिन यहाँ इसको भी pz मान सकते हैं, यहाँ px और py आपका हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑर्बिटल्स विथ n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। इसका मतलब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में गया है, 2p का मतलब क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या होगा 2, और p की बात करेंगे तो यहाँ पे l की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होता है। p सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो l इज इक्वल टू कितना होगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, c आपका सही है। देखो क्या दिया है, द सम ऑफ द एंगुलर नोड ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल इज 5। तो एंगुलर नोड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे s सब सेल की बात करेंगे तो 0, यहाँ s और s मतलब टोटल की बात करते हैं तो s में 0 s में 0 p में 1 होता है। इसका मतलब टोटल सम की बात करेंगे तो 0 + 0 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, देख सकते हैं आप, पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर। तो आंसर सही कौन कौन से होंगे, ए और सी। तो ए और सी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हो आपका, यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो 51 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ आपका 52 में। 52 की बात करें तो क्या लिखा हुआ, फॉर इलेक्ट्रॉन इन 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यू रिस्पेक्टिवली आर। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला सबसे पहले आपको याद करना है, क्या होता है, √l + 1 h/2 पाई होता है। तो याद रखिएगा यहाँ l की बात करेंगे और 2s की बात कर रहे हैं, तो 2s के लिए यहाँ पे जो l की वैल्यू होती है क्या होती है 0। अगर l की वैल्यू 0 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग 0। यहाँ क्या होगा आपका 0 + 1 h/2 पाई, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 2s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है 0। और 2p की बात करेंगे तो p सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 + 1 h/2 पाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, तो √2 × h/2 पाई। तो देख सकते हैं आप क्या हो सकता है आंसर 0 और क्या हो जाएगा √2 h/2 पाई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2s एंड 2p की बात कर रहा है, ठीक है। चलो भैया 53 देखो भैया 53 में क्या दिया हुआ है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विच द रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो क्या करेक्ट क्या नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है ना। तो चलो भैया देखते हैं, यहाँ बात करें अगर हाइड्रोजन की बात, किसी बात किया देखो यहाँ पे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के, तो हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे ना तो यहाँ पे n के सेल पे डिपेंड करता है, तब उसकी एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है। तो यहाँ अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें हम लोग ना तो 1s > 2s इज इक्वल टू 2p होता है। फिर
3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d, फिर क्या होगा 4s इज इक्वल टू 4p, फिर क्या होगा आपका 4d और क्या होता है 4f होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ अगर हम लोग बात करें एनर्जी का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो 1s फिर 2s 2p के बराबर हो जाएंगे, 1s से 2s 2p ज़्यादा, फिर 3s 3p 3d ज़्यादा, फिर 4s। इसका मतलब क्या होगा 1f से ज़्यादा 2s, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2s से ज़्यादा 1s से 2p का ज़्यादा सही है, और यहाँ दिया है 4s 4p बराबर होंगे, ये तो आपका एकदम सही है। 1s 2s 2p बराबर, 3s 3p बराबर, लेकिन आपका ज़्यादा है, ये भी आपका सही है। यहाँ देखिए 1s 2s 2p, 2s 2p के बराबर होना चाहिए, 3s 3p के बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा आपका गलत। यहाँ 1s फिर 2s 2p बराबर होना चाहिए, फिर 3d, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट आंसर बताना आपको है। नॉट करेक्ट कौन कौन से होंगे, तो सी एंड डी, इसका मतलब थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। बात करते हैं 54 का। देखो 54 में क्या दिया है, इन एन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब बाय 3 क्वांटम नंबर विल हैव सेम एनर्जी। सेम एनर्जी बोल रहा है इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। तो करेक्ट आंसर आपसे पूछा जा रहा है सेम एनर्जी किसका होगा। देखो भैया एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n प्लस एल वैल्यू होती है, मान होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, एंड 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहीं डी और ई का क्या हो जाएगा, सेम एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब क्या दिया है, डी एंड ई ओनली, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 55। देखो 55 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, फॉर एन गिवन सेल, सेल की बात कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय एन स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर होता है। तो आपका एकदम आपका ये सही है। इफ एनी सबसेल द स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय -L2 + 1 इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब एकदम सही है। सबसेल की बात करेंगे तो -L2 + 1 इंक्लूडिंग 0 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि 55 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड क्या होगा आपका, दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। ठीक है ना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 देखो दिया हुआ है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड फार्दर 3p की बात कर रहा है भैया। तो देखो भैया अगर हम लोग रेडियल नोड की बात करें, रेडियल नोड ऑब्लिक स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, n-l-1 होता है। और 3p की बात कर रहे हैं हम लोग हैं तो यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और l की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 56 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, 56 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू क्या होगा, थर्ड। आइए बात करते हैं 57 का। देखो 57 में क्या दिया हुआ है, द 4 क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स इज ऑफ पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। तो देखो पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 की बात करें तो k इज इक्वल टू क्या होता है 19 के लिए, यहाँ पे आर्गन का 18 और क्या लिखते हैं 4s1। तो इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +1/2। तो देख सकते हैं भैया यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +1/2। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 58 देखो 58 में क्या दिया है, 58 की हम लोग बात करें तो देखो क्या दिया आपका है, यहाँ पर गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट फर्स्ट, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड क्या कहलाता है,
डीजेनरेट ऑर्बिटल। एकदम सही है। अगर एनर्जी सेम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। इन हाइड्रोजन एटम 3s एंड 3p ऑर्बिटल आर नॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल। नहीं भैया, 3s और 3p तीनों की वैल्यू की एनर्जी क्या होती है? 3p और 3d की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। तो क्या होते हैं? नॉट, गलत हो गया आपका। तो यही क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट सेकेंड क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। बट स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। है 59। देखिए क्या दिया 59 में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सबसेल हैविंग n इज इक्वल टू 4 एंड s इज इक्वल टू +1/2। तो देखो भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया गया। किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है? 2n²। तो देखो भैया, 2 इंटू n की वैल्यू कितना दिया है? 4। तो 4 का क्या स्क्वायर हो जाएगा? तो यहाँ पे 4 दूना 16 दूना 32, कितना हो जाएगा? 32। लेकिन यहाँ s इज इक्वल टू +1/2 दिया है, इसका मतलब बाई 2 कर देंगे तो कितना होगा? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर +-1/2 होता तो आपका 32 इलेक्ट्रॉन हो जाता, लेकिन प्लस का 1/2 है तो कितना होगा आपका? 16 इलेक्ट्रॉन। मीन्स हमें कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। यहाँ पे 60। तो देखो 60 में क्या दिया है? ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड इज। तो देखो भैया, अगर 3 एंगुलर नोड दिया है, 3 टोटल नोड, तो एंगुलर नोड को हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं। l इज इक्वल टू कितना दिया है? 3। और l इज इक्वल टू 3 मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? f सब सेल की बात करेंगे। ठीक। और टोटल नोड की बात करें हम लोग तो टोटल नोड इज इक्वल टू क्या होता है? n-1। और 3 यहाँ पर कितना दिया आपका है? 3 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब पूछा गया है ऑर्बिटल क्या होगा? तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा आपका? 4f हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 61। देखो 61 में क्या है? सर्शन रीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? 5f इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग फॉर ग्रेटर एक्सटेंट देन 4f इलेक्ट्रॉन। तो लोअर एनर्जी से जब हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू क्या है आपका? ज़्यादा है किससे? 4f से। यहाँ बात करेंगे तो 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। यहाँ 4 + 3 कितना होगा? 7 हो जाएगा। 5f ऑर्बिटल इज नॉट ब्यूरेड एज द 4 ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या होगा आपका? 5f ऑर्बिटल दूर होता है और 4f ऑर्बिटल क्या होता है आपका? पास में होता है न्यूक्लियस के। तो ये भी क्या होगा आपका? एकदम आपका सही है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि एसर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या होगा? एसर्शन। ठीक है ना? देखो 62 में क्या दिया हुआ है? द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। बस देखो भैया यही समझ लेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्वांटम नंबर दिए हुए हैं तो हम लोग ऐसे देख ले, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n + l वैल्यू। अगर n + l का वैल्यू का मान सेम हो तब हम लोग दूसरा रूल क्या अपनाएंगे? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो पहले हम लोग देखें n + l वैल्यू तो 3 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? 4 हो जाएगा। यहाँ 3 + 1 क्या होगा? 4 होगा। यहाँ 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो डी का तो सबसे ज़्यादा हो गया। तो डी का सबसे ज़्यादा फिर कौन सा होगा? डी के बाद यहाँ पे देखो 3 और 1 4, यहाँ 4, n की वैल्यू ज़्यादा है तो डी के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्लॉट फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी phi² r as the function of distance r of the electron from the nucleus of 2s orbital। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस। और अगर हम लोग ऐसे देखें
कि अगर हम लोग सेंटर पे अगर न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ बात करें तो 1s, यहाँ बात करेंगे 2s और यहाँ बात करेंगे क्या होगा आपका 3s। अब हम लोग देखें तो यहाँ 1 न्यूक्लियस से 1s के बीच में कोई नोड नहीं पाए जाते हैं और 1s और 2s के बीच में एक नोड होता है और 2s और 3s के बीच में क्या होता है, 2 नोड होता है। तो यहाँ किसके लिए बात किया गया, 2s के लिए। तो 2s और 1s की बात करेंगे तो यहाँ कितना होगा, एक नोड होगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे एक नोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। यही बोल देता 1s के लिए तो आपका ए 1s का हो जाता और बोल देता यही आपका क्या इसके लिए तो क्या होता आपका यहाँ पे 3s हो जाता। तो ग्राफ जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नोड, ठीक है ना। नोड पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। बात करते हैं 64। देखो 64 में क्या दिया है, ऑर्बिटल हैविंग टू रेडियल नोड एज विल एज 2 एंगुलर नोड, मतलब तो रेडियल नोड पूछा है एज विल एज 2 एंगुलर नोड। तो हम लोग जानते हैं कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रेडियल नोड इज इक्वल टू क्या होता है, n माइनस l माइनस 1। तो फर्स्ट की बात करें हम लोग यहाँ पे तो क्या होगा आपका 3p के लिए 1 होता है तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 1। यहाँ कितना होगा 4 माइनस 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1। इसकी बात करें तो 5 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ 4 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो पूछा गया क्या, द ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल नोड एज विल एज 2 एंगुलर नोड, 2 रेडियल नोड। तो रेडियल नोड की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, रेडियल नोड। तो देखो रेडियल नोड की बात करेंगे तो क्या होगा आपका रेडियल ऑब्लिक, देखो 2 रेडियल नोड ऑब्लिक क्या पूछा गया आपका एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड देखो यहाँ पे कितने दिया, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 2 और रेडियल नोड की वैल्यू भी कितना हो गया 2, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 65 देखिए 65 में क्या दिया गया, इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल्स दैट आर फील्ड आर। तो याद करिएगा अगर 6th पीरियड की बात करते हैं तो 6th पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, 6 क्या होता है, पीरियाडिक टेबल को क्या 18 ग्रुप और 7th पीरियड में डिवाइड किया गया था। 6 पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, क्या हम लोग बोलेंगे क्या होता है 6s 4f 5d और क्या होता है 6p होता है। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें 7th पीरियड का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है आपका 7s 5f 6d और क्या होता है 7p होता है। तो 6 की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6s 4f 5d और 6p हो जाएगा। देख सकते हैं आप, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6s 4f 5d एंड 6p। इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, इसको बोलते हैं एटेनाइड सीरीज बोल देंगे, इसी में आएगा आपका, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं 66 क्वेश्चन का। देखो क्या दिया हुआ, द क्वांटम नंबर फॉर 4 इलेक्ट्रॉन फॉर द गिवन बिलो। तो यहाँ अगर पूछा गया क्या द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी की बात कर रहा है तो यहाँ हम सबसे पहले रूल हम लोग क्या अपनाएंगे, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू। और जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाएगी तब दूसरा रूल क्या अपनाएंगे, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपका 4 2 कितना हो जाएगा 6, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 4 1 कितना होगा 5 और 3 1 कितना हो जाएगा आपका 4। तो इसका मतलब क्या होगा आपका सबसे ज़्यादा किसका होगा, फर्स्ट का। तो फर्स्ट यहाँ पर है, फर्स्ट यहाँ पर है। उसके बाद 3 2 5 3 2 5, लेकिन जब 3 2 5 जब सेम हो जाएंगे तो n की वैल्यू से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा उसके बाद क्या होगा आपका थर्ड। तो क्या होगा थर्ड, फिर क्या होगा आपका सेकेंड और फिर क्या हो जाएगा फोर्थ, मतलब क्या होगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल। देखो यहीं से समझना आपको है, ऑर्बिटल की बात कर रहा है। फॉर द n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग बात करें यहीं पे तो याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो n इज इक्वल टू 3 है और यहाँ l इज इक्वल टू 1। तो अगर l इज इक्वल टू 1 है तो m इज इक्वल टू क्या होगा आपका प्लस माइनस 1। तो अगर प्लस माइनस 1 की बात करेंगे
तो यहाँ होगा क्या, यल की वैल्यू 1 मतलब पी सब सेल की बात करेंगे, और पी सब सेल में कितने होते हैं आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब -1 0 और +1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे कि क्या दिया है यल इज इक्वल टू 1, अगर यल इज इक्वल टू 1 दिया है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 2 2 4 और 2 6, लेकिन एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑर्बिटल की टोटल ऑर्बिटल नहीं पूछा है, ऑर्बिटल की बात कर रहा है, मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 2 होते हैं, ठीक है ना, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है भैया। चलिए 68 देखो 68 में क्या दिया है, देखिए इस क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ देता ऑर्बिटल ना दिया होता तो 6 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन ऑर्बिटल दे दिया है तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 68 which one of the following set of ions represent the collection of isoelectronic species। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम लोग बात करें यहीं पे, अगर सेम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या होगा, मैग्नीशियम आ गया, ये तो होगा नहीं, यहाँ सोडियम आ गया, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, क्लोरीन, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनके पास क्या है 18 इलेक्ट्रॉन है। 19 में से एक चल जाएगा 18, 20 में से 2 निकल गया 18, 21 में से 3 निकल गया 18, और 17 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 18। इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 46 से लेकर के 68 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए। तो आई होप सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे और सभी लोगों के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। इसके आगे हमारे रिस्पेक्टेड स्वप्निल सर डिस्कस करेंगे। तो फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो CRT आपका जो टेस्ट पेपर हुआ है आज, उसका केमिस्ट्री का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 69 से 90 तक हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, कह रहा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाई। तो ये जनरल फार्मूला हम सब लोग जानते हैं। द मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर जो है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम s इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, तो s के लिए हम लोग जानते हैं l की वैल्यू 0। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 + 1 और h/2 तो 0 हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि s के लिए एजियोमेथाइल क्वांटम नंबर 0 है। ठीक है, तो l की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। ठीक है, 69 का पहला आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है। तो कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह कौन बिहेव करता है, ये तो बात तय होती है किससे, कि जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है कंपाउंड की तो वो बोथ OA एंड RA के जैसे रिएक्ट करता है। ठीक है ना। अगर एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, HOS में है, तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ घटा ही सकता है, खुद का रिडक्शन करा सकता है। अगर कोई लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा ही काम करता है, क्योंकि वो सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर H3PO4 को देखते हो तो H3PO4 में फास्फोरस +5 पे है, तो ये हाईएस्ट में है, तो ये सिर्फ घटा सकता है, मतलब OA ओनली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे ही बिहेव कर सकता है। HNO2 में N+3 में है, H2SO3 में आप निकालोगे तो +4 पे आएगा, निकाल लेते हैं हम सब लोग, जानते हैं तरीके। H2O2 पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन यहाँ -1 पे है, तो +4 +3 और -1 ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं इन सभी सेंट्रल एटम के लिए। तो ये तीनों बोथ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा यहाँ पर बिहेव करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिहेव करेंगे। अब यहाँ पे बात आ रहा है कौन नहीं करेगा, तो पहला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका रिडक्शन ही हो सकता है, और अगर इसका रिडक्शन हो सकता है तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। तो 70 का जो है ये फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी हमने बोला ऑक्सीडाइजेज अदर एंड रिड्यूसेस ओन, ऑक्सीडाइजेज अदर एंड रिड्यूसेस ओन। ठीक है, तो ये हम जानते हैं सब लोग। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो H2SO4 जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है सल्फर H2SO4 में, इन सभी में +6 में है, +6 में होता है। तो जिसमें भी रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन, हुज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वो होगा। तो यहाँ NaHSO4 में देखोगे तो फिर से +6 है, तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। SO2Cl2 में अगर आप देखते हो तो S +-2 × 2 +-1 × 2 बराबर 0, तो यहाँ पे भी +6 आता है, तो यहाँ पे भी +6 है, तो इसमें भी कोई नहीं। SO2 में +4 होता है, ध्यान से देखिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहीं पे घट रहा है, तो फिर यही आंसर हो जाएगा। 71 का थर्ड हो जाएगा भैया, 71 का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, 71 का थर्ड हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ऐसे सवाल आते रहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर बताओ किस में है, किस में नहीं है, किस में रिड्यूसिंग नेचर है, किस में नहीं है ना। तो इन तरह के सवालों को थोड़ा ध्यान देना होता है, कुछ होता नहीं है। अब फोर्थ वाले ऑप्शन में देखें तो फिर से सल्फर +6 में, तो यहाँ पहले, दूसरे और फोर्थ ऑप्शन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ रही है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। सिर्फ तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें +6 से +4 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो हो रहा है H2SO4 का। ठीक है, चलिए 72 में फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड विद द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर SO3 में निकालता हूँ, सब लोग जानते हो +6 आ जाएगा। H2SO3 में जब आप निकालते हो तो सब लोग जानते हो सल्फर का +4 आ जाएगा। ठीक है, SOCl2 की बात करते हो तो S +-2 +-1 × 2 बराबर 0, तो यहाँ पे भी सल्फर का +4 आ जाएगा। तो +4 H2SO3 में और SOCl2 में, SF4 में +4 हो जाएगा। BaSO4 में सल्फेट है तो यहाँ पे 6 होगा, है ना। H2H2O3 है तो +6 होता है, सब लोग जानते हैं हम लोग। तो 3 है यहाँ पे, H2SO3, SOCl2 और SF4, जिसमें जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 72 का जो है वो थर्ड होना चाहिए। ठीक, चलिए आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2। तो यहाँ पर पोटेशियम की पूछिए तो पोटेशियम की हमेशा +1 होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अपने सारे कंपाउंड्स में, एमलगम छोड़कर, है ना। तो सभी में +1 होगी। देखिए +1 यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 73 का। चलिए 74, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस जब बात होती है तो dz² और dx² y² की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो है वो बिटवीन द एक्सिस हैं। और आप ये जानते हो dz² नोडल प्लेन 0 होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, इससे भी हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नोडल प्लेन इसमें 0 है, तो अलोंग द एक्सिस सीधा सीधा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। dz² और dx² y² यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है 74 का, आप इसको देख सकते हो। ठीक,
अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीसीज विद एन एटम प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो MnO4 माइनस दिया है हमें, तो MnO4 माइनस के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो Mn प्लस माइनस का 2 4 बराबर माइनस का 1, तो Mn का क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स दिया है, तो क्रोमियम का प्लस का 3 हो गया, तो ये भी होगा नहीं। Cr2O3 हमने देखा, तो 2Cr प्लस माइनस 2 इंटू 3 बराबर 0, तो Cr आ गया प्लस 3, तो ये तो होगा नहीं। CrO2Cl2 अगर हम देखें क्रोमिल क्लोराइड, प्लस 6 हो गया। फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 75 का फोर्थ, है ना। तो फोर्थ हो जाएगा 75 का, 75 का फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देख लीजिए, सिंपल सवाल था। ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे यहाँ पर हम पूछ रहा है, तो SO3 2 माइनस, सल्फर माइनस 2 3 बराबर माइनस 2, तो यहाँ पे सल्फर की प्लस 4 आ रही है। S2O4 2 माइनस, तो 2S प्लस माइनस 2 इंटू 4 बराबर माइनस 2, तो 2S माइनस का 8 बराबर माइनस 2, तो 2S बराबर प्लस का 6, तो S बराबर प्लस का 3 आ रही है। S2O6 2 माइनस, 2S प्लस माइनस का 2 6 बराबर माइनस का 2, तो 2S माइनस का 12 बराबर माइनस का 2, 2S बराबर 10, तो S बराबर प्लस का 5 आ रहा है। तो सबसे कम किसका है यहाँ पर, S2O4 2 माइनस का, फिर आएगा SO3 2 माइनस का, फिर आना चाहिए S2O6 2 माइनस का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो S2O4 और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, थर्ड आंसर 76 का। सिर्फ कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 77, एक रिएक्शन दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो H2SO3 में ये 4 प्लस में है, और SN4 प्लस तो है ही है, ये SN2 प्लस है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं HSO4 माइनस में, सिक्स आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो Sn का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा, और ये जो है ये बढ़ रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, SN4 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। गलत, ये तो रिडक्शन हो रहा है, पहला गलत। SN4 प्लस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो गलती है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। H2SO3 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, बिकॉज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। देखो +4 से +6 हो रहा है, प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन है, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर थर्ड। सर इसमें भी तो यही दिया है, यहाँ देखो रिडक्शन दिया, रिडक्शन थोड़ी नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ये तो गलत है। तो तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 में, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 78, कैन नॉट फंक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने वो कहा था जो HOS में हो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो प्रेजेंट हैं वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करते हैं। आयोडीन में I माइनस है, तो ये हाईएस्ट तो है नहीं इसकी, ये तो लोवेस्ट है, ये तो बढ़ा सकता है, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। सल्फ़र की बात अगर मैं करता हूँ तो सल्फ़र के लिए हाईएस्ट होता है +6 और लोवेस्ट होता है -2,
तो यहाँ पे सल्फर 0 में है, इंटरमीडिएट में है, तो दोनों के जैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों के जैसा। NO3 माइनस में अगर हम बात कर रहे हैं, N के लिए हम जानते हैं कि जो HOS होता है वो +5 होता है और जो LOS होता है वो -3 होता है। तो NO3 माइनस में अगर आप निकालते हो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो NO3 माइनस 5 प्लस हो गया इसमें। तो अब ये हाईएस्ट में है, ये HOS है, तो ये अपना रिडक्शन करा लेगा, ठीक है ना। तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। देख लीजिए ध्यान से। अच्छा, कह रहा कैन नॉट। ओ, अब देखो यही होता है, हम लोग एक्सप्लेन बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कौन नहीं करेगा। तो ये तो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है ना, क्योंकि ये जो है इंटरमीडिएट में है, ठीक है ना। NO3 माइनस तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही है। यहाँ पे ये डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में प्रेजेंट है। आप निकाल सकते हो, Cl2O7 माइनस में +6 आएगा, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे कौन नहीं है, I माइनस जो है वो अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। भाई हैलोजन के लिए, और हम आयोडीन लिख देते हैं, नहीं तो फिर फ्लोरीन आदमी कहता है। आयोडीन की जब हम बात करते हैं तो HOS होता है +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और लोवेस्ट होता है -1, तो -1 है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो 78 का पहला हो जाएगा, 78 का पहला हो जाएगा, 78 का फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या कह रहा है। ये यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसको थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश में ये होना चाहिए, हम इसका लिख देते हैं। ये इसमें दिया है, पहला डिस्प्रपोर्शनेशन होना चाहिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तीसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो CH4 + 2O2 CO2 और ये वाटर बन रहा है, हम सब लोग जानते हैं। ये जो है ये कंबशन रिएक्शन है और इसको हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये इसको सही करिए, यहाँ पे कंबशन होना चाहिए, ठीक है, कंबशन रिएक्शन, ठीक, दहन अभिक्रिया। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये इस तरह से है, CH4 + 2O2 से, तो ये हो गया NaH से Na और H2 का बनना। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो NaH से ये टूट रहा है, मतलब ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो B का 3 हो जाएगा, B का 3 हो रहा है, ठीक। V2O5 कैल्शियम से हो रहा है, तो वैनेडियम अलग हो रहा है, तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो C का 4 हो रहा है, तो C का 4 हो रहा है, ठीक है, C का 4 हो रहा है, ठीक। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे D को, तो जो D है वो अगर यहाँ पे देखेंगे ये जो D है ये H2O2 में -1 से ऑक्सीजन -2 और 0 में जा रहा है, मतलब सेम एलिमेंट का रिडक्शन, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन। तो जो D है बेटा, D का पहला हो जाएगा, तो इस हिसाब से आंसर हमारा पहला आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? पहला आ जाएगा। 79 का जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 80, द स्पीसीज विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कौन करता है? कहते हैं जो एलिमेंट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इंटरमीडिएट में जो प्रेजेंट है वो कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है।
कौन शो नहीं करता है? कहते हैं जो हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन शो करने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, ClO2 माइनस में 3 प्लस में है, ClO4 माइनस में, Cl5 प्लस में है, ClO माइनस में 1 प्लस में है। Cl की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7 और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। तो +7 और -1 वाले नहीं करते हैं, बाकी इनके बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये -1 ये +7, तो ClO4 माइनस को जब आप देखते हो तो ClO4 माइनस में Cl +7 में है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे वो ऐसा है जहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो शो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर Cl अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कह रहा है। थायोसल्फेट रिएक्ट डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द अबव डुअल बिहेवियर ऑफ थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट का कौन सा नेचर यहाँ पर जो है वो बताने का काम कर रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रोमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड आयोडीन अंडरगोज रिडक्शन इन दीज रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पे आयोडीन को देखेंगे तो ये 0 से -1 में जा रहा है, तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है, और ब्रोमीन भी 0 से -1 हो रहा है ना, तो ये तो दोनों का ही रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो पहला गलत हो गया। थायोसल्फेट अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन एंड रिडक्शन बाय आयोडीन इन। अच्छा, तो थायोसल्फेट में अगर हम लोग देखेंगे तो थायोसल्फेट अगर हम देख रहे हैं H2O3 2 माइनस, तो 2S प्लस -2 इंटू 3 बराबर -2, तो 2S बराबर प्लस का 4, यहाँ पे S का +2 आ गया है। ठीक है ना, S का कितना आ गया? +2 आ गया। अब S4O6 2 माइनस की बात करेंगे तो 4S प्लस -2 इंटू 6 बराबर -2, तो 4S बराबर 10 हो जाएगा, तो S बराबर 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ओवरऑल तो ये भी जो है ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है। ठीक, ऑक्सीडेशन हो रहा है थायोसल्फेट का, लेकिन ये अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन, तो ये रिडक्शन इसका भी हो रहा है भाई, 0 से -1 जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा आपसे कहता है कि ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। ये बात बिल्कुल सही है। ये तो भाई हम लोग SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ के आधार पे सब लोग जानते ही हैं कि ब्रोमीन एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयोडीन की तुलना में। तो थर्ड आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन इज अ वीकर ऑक्सीडेंट, गलत बात हो गई। ठीक, तो इसका तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं और इस तरह से ये दिया हुआ है। अच्छा, थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन, तो पहला क्या था? ब्रोमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो ब्रोमीन का भी क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। ब्रोमीन के द्वारा कह रहा है दूसरे ऑप्शन में थायोसल्फेट का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है आयोडीन के द्वारा। तो थायोसल्फेट अगर देखें तो +2 में था और सल्फेट में +6 है, तो दोनों में ही ऑक्सीडेशन हो रहा था। दोनों में ही क्या हो रहा था? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो दूसरा भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया, तीसरा सही हो गया था। ठीक है भाई, स्टेटमेंट में यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है, यहाँ रिडक्शन होना चाहिए, यहाँ ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यहाँ स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ गलत लिखा वहाँ मैंने क्रॉस कर दिया है और तीसरा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? कह रहा है एसेट सॉलिड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर एल्कलाइन कंडीशंस टू फॉर्म सल्फाइड एंड H2O3 2 माइनस। देखिए जो रिएक्शन होती है बेसिकली बेसिक मीडियम में 4H2 माइनस प्लस 2H2O3 2 माइनस प्लस 6 वाटर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी हमने H2O3 में निकाला, यहाँ पे +2 आता है, तो ये 0 से -2 और +2 आ रहा है। तो सेम एलिमेंट का रिडक्शन, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, रिएक्शन कौन सी? डिस्प्रपोर्शनेशन, बिल्कुल सही है। ClO4 कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर एसिडिक कंडीशन। तो यहाँ पर
ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करता है क्योंकि यहाँ पे Cl+7 में है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो बिल्कुल भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, पहला होना चाहिए 82 का, 82 का पहला होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए 82 क्या कह रहा है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन द कार्बन। तो CH4 से CCl4 जा रहा है अगर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए क्या है, ये प्लस का 4, तो -4 से +4। सेकेंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 83 का, 83 का जो है वो सेकेंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन द एल्कलाइन मीडियम, इन द एल्कलाइन मीडियम एज शोन। देखिए इस तरह के सवालों में हमने आपसे कई बार कहा है कि जब भी ऐसे सवाल हों और आपको ABCD इस तरह से पूछा जाए तो एक तरीका है कि बैलेंस करिए, है ना, और एक तरीका और हमने आपसे बताया कि वैल्यूज रख के देख लिया करिए और टाइम उतना ही लगता है ना। अगर कोई एक ही वैल्यू पूछ लेता तब तो हमें सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ सबकी वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू रख रख के देख लिया करिए। तो अगर हम ए ऑप्शन रख रहे हैं 2Cl2 + 2OH माइनस गिव्स ClO माइनस प्लस 3Cl माइनस, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रख देते हैं कि दूसरा ऑप्शन रख देते हैं तो देखिए जरा रिएक्शन की बैलेंसिंग, ए तो ये Cl2 + 2OH माइनस और ये हो गया ClO माइनस प्लस, और ये हो जाएगा ये DbCl माइनस है, और यहाँ पर जो वाटर है वो बैलेंसिंग के आ जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा वैल्यू रख के देखेंगे तो इसका जो है आंसर जल्दी आ जाएगा। हमेशा प्रयास ऐसा करना चाहिए कि इसका आंसर तुरंत आ जाए। ठीक है, तो ए और यहाँ पर एक वाटर भी निकाल देंगे तो ये बैलेंसिंग के बाद की इक्वेशन आती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब आप देखिए Cl कितने हैं यहाँ पे, तो Cl यहाँ 2 हैं और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, है ना। ऑक्सीजन हमें 2 लाने हैं, तो अगर हमें यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 लिए तभी तो 1 रहा होगा, है ना, 1s2 रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है C, अगर हम यहाँ पे C को देख रहे हैं तो ये C1 हमने ले लिया, तो Cl 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए। अब चार्ज इधर -2 है, इधर भी -2 है, समझ गए। तो आप ऑप्शन रख के ही देख लिया करिए, उससे भी उतना ही समय लगता है, कोई बहुत ज़्यादा, है ना। फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे हमने पहला रखा था तो पहला रख के फिर से देख लीजिए। अगर हमने ए की जगह 2 रखा तो 2Cl2 + 2OH माइनस और हो गया ClO माइनस प्लस 3Cl माइनस और प्लस वाटर। तो अब यहाँ पे 2OH है तो यहाँ पे 1 ही होना चाहिए ये, ठीक है ना, क्योंकि और कोई तो ऑप्शन है नहीं। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे Cl कितने हैं, 4, यहाँ पे Cl कितने हैं, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन कितने, 2, लेकिन यहाँ चार्ज कितना है, -4, यहाँ चार्ज कितना है, माइनस का, तो बैलेंस तो हुआ नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा वाला रखिए, Cl2 + 2OH माइनस और ClO माइनस प्लस Cl माइनस और फिर से 2OH है तो यहाँ एक ही H2O तो होगा। अब देखिए जरा, 2 Cl हैं, 2 Cl हैं, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, -2 इधर भी, -2 इधर भी, बैलेंस हो गया। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो हमेशा ऐसे रख के देखा करिए, वो भी सही तरीका है, और बाकी बैलेंसिंग तो आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे इसका ये गोल्ड का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, Au + -1 Cn का होता है 2 = -1, तो Au + 3 पे हो जाएगा। तो ये +3 है, ये Zn 0 पे है, ये 0 पे है, यहाँ पे Zn 2 + पे है। तो
गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, जिंक का बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन रेडॉक्स है। और जिंक कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहा, मेटल बाहर आ रहा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। कैसी है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। क्या डिकम्पोजिशन है? नहीं। क्या कॉम्बिनेशन है? नहीं। तो यहाँ पर जो है पहला दूसरा होना चाहिए। तो पहला और दूसरा फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 85 में। ठीक है, 85 में फर्स्ट के साथ जाएंगे। 86 में देखिए, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, नीट 2019 का सवाल है, Br3O8। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इस तरह से, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 6 आती है, 4 आती है, 6 आती है। ठीक है, तो 86 का ये आया वो सवाल है, पहला आंसर हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ सल्फर इन एल्कलाइन मीडियम, ये सवाल। अब देखिए इसमें पूरा नहीं पूछा, इसमें आपसे एक ही वैल्यू पूछ ली है। तो पूरा पूछे, मतलब सबकी वैल्यू अगर पूछी होती तो ऑप्शन है ना रखते, हम चेक करते। अब यहाँ पर इसमें हम सीधे सीधे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप देख ही रहे हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो S8 हमने सबसे पहले लिया और ये S2 माइनस बना था हमारे पास में। ठीक, अब ये कितने यहाँ पर हैं? 8 हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करने पड़ेंगे। तो ये एक्सप्रेशन 1 बन गई, देख लीजिए ध्यान से। और दूसरा क्या है? S8 से S2O3 2 माइनस बना है। तो अगर हम इसको करेंगे तो इसको 4 करना पड़ेगा पहले बैलेंसिंग के लिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 12, तो 12 वाटर इधर ऐड करना पड़ेगा। तो 12 वाटर प्लस S8 4S2O3 2 माइनस। अब यहाँ पे 24 H प्लस है, तो 24 H प्लस इधर ऐड कर दिया। ठीक है, तो 24 H प्लस हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब आप देखिए ये 24 है और ये 8 दूनी 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। तो यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, तो इसको एक्सप्रेशन नंबर 2 मान लिया। अब इन दोनों को ही ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 16 इलेक्ट्रॉन प्लस S8 ठीक है। यहां पे देखिए क्या हो गया, सोलह इलेक्ट्रॉन। अब इनको ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, है ना। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, 2S8 आ गया और प्लस 12 वाटर आ गया। (8S2 माइनस प्लस 4S2O3 2 माइनस प्लस 24H प्लस। अब यहाँ पे हमें बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तो हमेशा याद रखिए कभी भी ऐसा होता है कि बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट आपको होगी, तो बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट के लिए आप जितने H प्लस हैं उतने ही OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। जितने H प्लस हैं उतने ही OH माइनस ऐड कर दीजिए। तो यहाँ 24 H प्लस हैं तो ऐड कर दीजिए 24 OH माइनस ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो 2S8 प्लस 12 H2O प्लस 24 OH माइनस 8S2 माइनस प्लस 4S2O3 और प्लस 24 OH माइनस ऐड करेंगे तो 24H प्लस और 24 OH माइनस क्या हो गए, 24 वाटर हो गए। अब 24 में 12 घट गया तो ये क्या बचा, 2S8 प्लस 24 OH माइनस 24 OH माइनस, ये क्या बचा 8S2 माइनस प्लस 4S2O3 2 माइनस प्लस 12 वाटर, 12 कैंसिल हो गए ना, 2 से सबको डिवाइड कर दो, S8 प्लस 12 OH माइनस 4S2 माइनस प्लस 2S2O3 2 माइनस प्लस 6 वाटर। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई। तो अब देखो A की जगह क्या है 12 है, A की जगह क्या है 12 है, B की जगह क्या है 4 है, C की जगह क्या है 2 है, D की जगह क्या है 6 है। तो जब कोई एक वैल्यू पूछी जाए तब रिएक्शन बैलेंस किया करो।
अदरवाइज मैं तो यही कहूँगा कि ऑप्शन दिए होते हैं चारों ABCD के, उनको रख के देख लीजिए, वो ज़्यादा जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 12 हो जाएगा पहला आंसर, 87 का पहला हो जाएगा। 87 का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, 87 का पहला। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यही बात है। तो MnO4 माइनस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये +7 में है और +7 से 2+ में जा रहा है, I -1 से ये 0 पे, तो रिडॉक्स रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है। NaBr में ये -1 से 0, ये 0 से -1 रिडॉक्स है। ठीक है, ये +7 से 6 जा रहा है, 4 जा रहा है, सेम एलिमेंट का रिडक्शन, ये देखो रिडक्शन, और ये ऑक्सी नहीं 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 नहीं, देखो फंस गए, ऐसे ही होता है। ये 7+ है, ये 6+ है और ये 4+ है, दोनों ही रिडक्शन हो रहे हैं, तो दोनों रिडक्शन नहीं चाहिए, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन चाहिए। अब CuBr में देखो ये +1 पे है, ये CuBr2 में +2 में 0 है, एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन। बहुत प्यारा सवाल, 4th आंसर हो जाएगा। सेम एलिमेंट का रिडक्शन सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए, 4th आंसर। इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सिलेट विथ परमैग्नेट, अच्छा तो परमैग्नेट हमारे पास में, पहले तो ऑक्सिलेट हमने ले लिया, ठीक है, परमैग्नेट ले लिया। एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में MnO4 Mn2+ में जाता है और ऑक्सिलेट जाता है CO2 में। ठीक है, तो ये बात हम सब लोग जानते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो अगर हम इसकी बात आपसे करते हैं तो देखिए हम MnO4 माइनस में जानते हैं भैया, ये Mn2+ में जा रहा है, ये 7+ है, ये 4 वाटर ऐड करा दिया हमने यहाँ, और ये 8H+ ऐड करा दिया, और 8 और 7 और 2, तो अब यहाँ पे हमें 5 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करा दिए हैं। ठीक है ना। अब C2O4 2- में जब आप निकालते हो तो C2O4 2-, तो C यहाँ पे +3 पे आ रहा है, तो ये +3 पे आ रहा है, और ये कितने पे आ रहा है? +4 पे आ रहा है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी देखो ऐड होते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहाँ पे 1 चेंज हो रही है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पर एटम कितने हैं? 2 हैं, तो 2 के लिए 2, तो 1 के लिए 1 होगा। समझ पा रहे हैं भाई? 2 कार्बन से यहाँ पे देखो 2 CO2 आएगा ना, तो 2 CO2 के लिए अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 ही तो आएगा, और उस हिसाब से फिर हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं पूछी थी, सिर्फ ये पूछा था ऑक्सिलेट का कन्वर्जन जो CO2 में हो रहा है, पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ध्यान से कि ऑक्सिलेट में ये CO2 जो बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 मॉलिक्यूल CO2 दे रहा था बैलेंसिंग, तो 1 के लिए 1 देगा। ठीक है, तो 89 का पहला हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात करने वाले हैं आखिरी क्वेश्चन की, तो आखिरी क्वेश्चन है 90। देखिए क्या कह रहा है MnO4, अभी यही सवाल हम लोगों ने किया हुआ है, तो आप उसको बैलेंसिंग से भी कर सकते हो, हालांकि इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं। ठीक है ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं, बैलेंसिंग से भी कर सकते हैं। बैलेंसिंग से करके भी दिखा दे रहे हैं, ऑप्शन से भी करके दिखा दे रहे हैं। जैसे पहला हमने रखा, अब इसको रख दिया हमने, तो 2 MnO4-, इससे भी जल्दी आ जाता है, कोई वो नहीं है, और +5 C2O4 2- +16H+, और ये आ गया XMn, तो ये आ गया 2 Mn2+ +10 CO2 और +8 H2O। अब यहाँ पे देख लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, 2 Mn है, 2 Mn है, 10 कार्बन है, 10 कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं? 8 और 20 28, और यहाँ कितने हैं? 20 और 8 28। हाइड्रोजन कितने हैं? ये 16 और 16। चार्ज कितना है? ये -10 और -2, -12 और +16, मतलब +4, और यहाँ पे भी +4 है, बैलेंस हो गई। तो पहला ही आंसर बैलेंस होके आ गया है ना। ये होता है वैल्यू रख के, और बैलेंसिंग आप जानते हो, वो भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक,
आइए MnO4 माइनस है हमारे पास में, दो हाफ रिएक्शन में तोड़ेंगे। MnO4 माइनस हमारा टूट रहा है Mn2 प्लस में, तो Mn2 प्लस में टूट रहा है मीन्स +7 से +2 में जा रहा है, 5 का चेंज हो रहा है, 5 घट रहा है। ऑक्सीजन यहाँ कितने 4, तो 4 वाटर हमने ऐड कर दिए। हाइड्रोजन यहाँ कितने ऐड कर देंगे 8H प्लस, है ना, तो 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस और ये हो गया Mn2 प्लस प्लस 4 वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ चार्ज हमें बैलेंस करना 8 और माइनस, तो यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, तो ये एक्सप्रेशन नंबर 1 बन गया। 1। अब ये जैसे ही बन गया तो इसमें अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सिलेट के लिए, तो ऑक्सिलेट अभी हमने पीछे करके दिखाया आपको। तो ऑक्सिलेट जो है C2O4 2 माइनस से अगर हम देख रहे हैं तो ये CO2 बन रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे CO2 बन रहा है तो कितने हैं, तो बोले 2 हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सिलेट हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इधर ऐड करा दिए। ठीक है, तो ये इस तरह से भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे जो हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिएक्शन को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक गड़बड़ हो गया काम, इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने गलत जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन दोनों में राइट हैंड साइड थोड़ी नहीं जुड़ेंगे, इधर आना चाहिए भैया। ये प्लस का 8 है और ये माइनस का तो 7, और तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इधर आने चाहिए। ठीक, तो अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल जो रिएक्शन आती है वो हमारी वही आती है जो बैलेंसिंग करने के बाद आई है। ठीक, तो ओवरऑल जो रिएक्शन आएगी इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, इसको 2 से करना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें पूरा तो ये हो गया 16H प्लस, पहले तो 10 इलेक्ट्रॉन लिख लिया, 16H प्लस और क्या हो गया 2MnO4 माइनस हो गया प्लस, और ये क्या हो गया 2Mn2 प्लस हो गया और ये हो गया 8H2O, और इधर 5 से मल्टीप्लाई है तो 5C2O4 2 माइनस, और इधर हो गया 10CO2 और ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कटना ज़रूरी है ओवरऑल रिएक्शन के लिए, तो हमारे पास में आ गया 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस, और ये आ गया 2Mn2 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा था आपसे x y z, तो x 2 है और y 5 है और जो z है वो z/2 8 है, तो z कितना होगा 16 होगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट भी आपको करके दिखा दिया और ओवरऑल ठीक है। ओ सॉरी ये पूछ रहा है ZH प्लस, बिल्कुल सही बात है, तो ये 16 है, ये Z है ना, हाँ तो ये बिल्कुल सही है, तो पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए, तो इस तरह से डिस्कशन किया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बैलेंसिंग के सवालों में आपको बैलेंसिंग नहीं करनी है, आपको ऑप्शन रखने हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने बहुत सारे सवालों में ऐसा देखा है। ठीक, तो बाकी उम्मीद है डिस्कशन अच्छा लगा होगा और ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। फ़िलहाल आज इतना ही रख रहे हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, मुलाकात होती है अगले सेशन में।